चलो सबको एक बार गुड मॉर्निंग। जितने भी क्लास में अभी लोग जुड़ गए हैं सबको गुड मॉर्निंग। एक बार मैं देख लूं कि कौन कौन है। विनीत कुमार, शिवांगी धाकड़, महिमा मुलेवा, विकास ठाकुर, वंदना, रेणुका, मेघा, कुशल, कृष्णा, हर्षवर्धन, सत्यम भाई, सृष्टि दुबे, जितने लोगों का नाम है। शिवा वगैरह कहाँ है? शिवा शिवा आज नहीं दिख रहा है, जगह उसको। चलो तो अभी आप लोगों से क्वेश्चन, कल की क्लास से जुड़ा एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्रफुल्ल चंद्र राय, जिनको भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, वो कहाँ के हैं? खरगोन, बड़वानी, यूपी, बिहार, कहाँ के हैं? या पाकिस्तान के हैं? खैर पाकिस्तान का नाम सुबह सुबह लेना सही नहीं है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। सच कहें तो वो आज जो बांग्लादेश है ना, ढाका के थे वो। खैर यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आके रहे तो इसलिए वेस्ट बंगाल हम बोल देते हैं, पश्चिम बंगाल। अदरवाइज उनका जन्म वगैरह अगर तुम लोग देखोगे, आजकल तो विकिपीडिया का ज़माना है, एक बार गूगल करोगे प्रफुल्ल चंद्र राय तो देखोगे कहाँ जन्म वगैरह है। तो उनका ज़्यादा समय जो है वो ढाका में, जब बंगाल हुआ करता था, यूनाइटेड बंगाल, उस समय की बात है। क्योंकि आपको पता है, इतिहास में पढ़े हो, बंगाल का विभाजन तो बाद में हुआ ना, 1905 में हुआ। और उनका जो जीवन काल रहा है उस समय बंगाल एक ही था, इसलिए हम बंगाल बोलते हैं। वेस्ट बंगाल एकदम नहीं होगा। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल की क्लास से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। शुरू के 2 मिनट समय दे रहा हूं, अगर कल की क्लास से कुछ पूछना हो तो पूछो, अदरवाइज आगे बढ़ें। ठीक है, तो कल की क्लास को से आगे बढ़ते हैं। याद करो कि हमने बात किया था कि जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो सिर्फ 2 चीज़ों से बना हुआ है। एक तो है पदार्थ, एक तो है पदार्थ और दूसरा है ऊर्जा। पदार्थ या द्रव्य बोल दो आप, इसको इन दोनों से बना हुआ है। और मैंने आपको पहली क्लास में ही बता दिया था कि एक विद्वान आइंस्टीन जो है, उसने एक नियम दिया जिसका नाम था द्रव्यमान ऊर्जा, जिसका नाम था द्रव्यमान ऊर्जा सापेक्षिकता का सिद्धांत। द्रव्यमान ऊर्जा सापेक्षिकता का सिद्धांत, सापेक्षिकता का सिद्धांत। और इसमें मैंने आपको बताया था कि उसने बता दिया था कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं कि दोनों एक ही रूप हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। चाहे आप द्रव्यमान बोलो, मतलब द्रव्यमान ऊर्जा उसने बताया था, मैं पदार्थ बोल रहा हूँ तो पदार्थ में भी क्वालिटी देखेंगे कि द्रव्यमान होता ही है। तो आज हमारा टॉपिक यही है केमिस्ट्री में कि हम इस पदार्थ को समझें। बाकी बहुत कुछ बेसिक्स हमने समझ लिया है। उससे पहले आप लोग कॉपी में एक नोट डालेंगे, कॉपी में एक नोट डालेंगे, और हो सकता है कि कल की क्लास में हो गया हो, अदरवाइज फिर से एक बार देख लो नोट में। कई जगहों पर 3 अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, उनको हम जान लें, लेकिन है मूल रूप से एक ही बात। कुछ किताबें कुछ जगहों पे लोग बोलते हैं, तो आपको भी आइडिया होना चाहिए वो चीज़ क्या है। द्रव्य, जिसको हम बोलते हैं मैटर, द्रव्य, मैटर। दूसरा चीज़ जो है उसको हम बोलते हैं पदार्थ, सब्सटेंस, सब्सटेंस। और तीसरा है वस्तु, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्ट। तो ये नोट के तौर पे दिमाग में रखना है। आज हम लोग मूल केमिस्ट्री में जा रहे हैं। अभी तक बेसिक परिचय इसका देख रहे थे, जो सामान्य अध्ययन के हिसाब से ज़रूरी है कि किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट के बारे में जानें कि वो सब्जेक्ट है क्या।
अगर सब्जेक्ट पता ही नहीं है और पढ़े जा रहे हैं तो कोई फायदा है नहीं। तो द्रव्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस ब्रह्मांड में कोई भी, इस ब्रह्मांड में कुछ भी, इस ब्रह्मांड में वह कुछ भी रहे, वह कुछ भी जिसमें क्या रहे, तीन चीज दिमाग में रखो कि तीन चीजें रहे, बाकी इस पर हम लोग अभी फोकस करेंगे। इस ब्रह्मांड में वह कुछ भी, या सामग्री बोल दो, इस ब्रह्मांड में वह कोई भी सामग्री, या इस ब्रह्मांड में वह कुछ भी जिसमें क्या हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो। द्रव्यमान क्या है आज की क्लास में मिलेगी। जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जिसमें कुछ मास हो, द्रव्यमान हो। दूसरा, जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो। और तीसरा, जिसका अनुभव, जिसका अनुभव, जिसका अनुभव मानव अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, मानव क्या, जानवर भी कर सकते हैं तो करें, करते ही होंगे, बट हम लोग उनके बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ही बात करें। जिसका अनुभव मानव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सके, जिसका अनुभव मानव ज्ञानेंद्रियों द्वारा, एकदम बेसिक चीजें हैं, छोटी क्लास की बात है, लेकिन अब पढ़ना है तो क्या करें। बट कई बातें ऐसी जो आपको समझ में नहीं आई होंगी छोटी क्लासों में, यहाँ समझ में आएंगी। जिसका अनुभव मानव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सके, जिसका अनुभव मानव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सके, वो सब कुछ क्या है, द्रव्य है। अब इस ब्रह्मांड में आप जाएंगे तो ब्रह्मांड अपने आप में एक अलग टॉपिक है, और ब्रह्मांड में बहुत कुछ चीजें हैं। अभी तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड में जितना कुछ हम जान रहे हैं वो 1% है, 99% डार्क मैटर है। शायद आप लोगों ने कभी सुना होगा 99% क्या है, डार्क ऊर्जा है या डार्क मैटर है। तो डार्क मैटर क्या है, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, अदरवाइज मुझे तो बताना ही है। आप नहीं बताएंगे तो मैं तो बताऊंगा ही कि डार्क मैटर क्या है केमिस्ट्री में। लेकिन अगर आपको आइडिया हो डार्क मैटर, क्योंकि अक्सर न्यूज वगैरह में भी सुनते हैं कि ब्रह्मांड का 1% हिस्सा जो हम अभी सारी चीज़ें ढूंढ लिए हैं ये है, और जिसको हम जानते ही नहीं हैं, ऐसी चीज़ों से 99% 98% हिस्सा बना हुआ है, वो डार्क मैटर है। क्या है लिखवा दूंगा कहीं मैं, आप बाकी कमेंट में अगर आपके हो तो बताएं। तो इस ब्रह्मांड में कुछ भी, जो कुछ भी है वो सब क्या है, द्रव्य है, जिसमें ये 3 गुण पाए जा रहे हैं। और भी कुछ गुण लिखेंगे क्योंकि इस पर हम स्पेशल फोकस करने वाले हैं। ये नोट में आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि कुछ किताबें पढ़ेंगे, स्पेशली लूसेंट, तो बच्चे लूसेंट पढ़ के आते हैं और क्लास में बोलते हैं कि सर द्रव्य जो पढ़ा रहे हैं, द्रव्य पदार्थ वस्तु में अंतर बता दीजिए। सच कहें तो अंतर उस लेवल पर जिस हिसाब से हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं है ही नहीं, लेकिन किताबों में कहीं कुछ लिख दिया गया है 1-2 जगहों पर, तो बस स्टूडेंट उसको पढ़ के आएंगे तो आपको भी परेशान कर सकते हैं। आप मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि वैसे तो कोई किताब पढ़ने है नहीं, इतना समझता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई कभी पूछ ले तो आप थोड़ा इनमें अंतर बता सकें। पदार्थ क्या बोलता है, तो पदार्थ के बारे में ध्यान रखिएगा कि पदार्थ एकदम इसी से जुड़ी हुई बात है। इसमें हम क्या बोलते हैं कि यह एक विशेष प्रकार का द्रव्य होता है, यह एक विशेष प्रकार का द्रव्य होता है, यह एक विशेष प्रकार का द्रव्य होता है, मतलब द्रव्य का ही रूप है। यह एक विशेष प्रकार का द्रव्य होता है जिसका एक निश्चित संगठन मैंने कल आपको बताया था, जिसका एक निश्चित संगठन शब्द को मैंने कल आपको बताया था, याद होगा कि संगठन क्या होता है, जिसका एक निश्चित संगठन तथा निश्चित गुण हो, जिसका एक निश्चित संगठन तथा निश्चित गुण हो। अब वो गुण क्या है आपको बताया जाएगा, अभी आगे हम इस पर फोकस करेंगे। जैसे मान लो
यहाँ पर लोहा है, तो लोहा क्या है, एक विशेष प्रकार का द्रव्य है, इसमें एक विशेष गुण है। गुण क्या, तो भौतिक गुण भी होते हैं, रासायनिक गुण भी होते हैं। भौतिक गुण क्या है, लोहा देखोगे तो थोड़ा ब्लैक कलर का दिखता है हमको, और क्या दिखता है, तो उसको हम पकड़ते हैं तो हार्ड रहता है, दृढ़ रहता है, वो काफ़ी हार्ड रहता है। तो इस तरीके के उसमें कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। तो यह एक विशेष प्रकार का द्रव्य होता है जिसका एक निश्चित संगठन एक निश्चित चीज से बना होता है, अणु परमाणु, वो भी आगे हम बात करेंगे, तथा उसमें एक निश्चित गुण होता है। जैसे लोहा है, और भी कुछ भी आप ले सकते हो, जल है, जल में भी एक निश्चित गुण है और निश्चित संगठन है। संगठन क्या है, H2O है। गुण भौतिक रासायनिक क्या है, आगे हम देखेंगे, इत्यादि। और वस्तु क्या लोग बोलते हैं, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई सामग्री बना देते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बने सामग्री को, जो भी वो सामग्री बन जाए, बने सामग्री को वस्तु कहा जाता है, वस्तु ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्या, नाव बना लो, बोट बना लो, कार बना लो, इस टाइप का कुछ भी चीजें बना रहे हो, वो सारी चीजें क्या है, वस्तु है तो द्रव्य, मूल में तो क्या है, द्रव्य। तो कहीं किताबों में ऐसा आपको लिखा हुआ मिल जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। द्रव्य इस ब्रह्मांड का वह कुछ भी जिसमें ये गुण पाया जाए। पदार्थ इसी द्रव्य का एक विशेष प्रकार है जिसमें एक निश्चित संगठन है और एक निश्चित गुण है, वो तो द्रव्य में भी रहेगा, जाहिर सी बात है। और वस्तु क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से जो सामग्री का निर्माण होता है, उस सामग्री को हम क्या बोल देते हैं, वस्तु। और एग्जाम्पल के लिए क्या, बनियान बना लो, बनियान वस्तु है। बनियान जानते हो, लक्स कोजी वाला, नहीं कोजी तो अलग ही होता है। बनियान बना लो, पैंट बना लो, शर्ट बना लो, ये वस्तु है। तो ये नोट के तौर पे कॉपी में रखना है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से जिस लेवल हमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई आपसे पूछे कि द्रव्य पदार्थ वस्तु में क्या डिफरेंसेस हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अभी मैंने नोट में जो ये बात बताया, इतनी बात समझ में आ गई तो हैंड रेज करो और फिर आगे बढ़ें हम लोग। अब एग्जैक्ट जो टॉपिक है उसमें बढ़ें, ठीक है? तो अब हम लोग, हाँ क्लियर, ठीक है। तो अब हमें स्टडी, ठीक है, एक दो लोग हैंड रेज कर दिए और उससे सभी लोग सहमत हैं तो फिर शांत हो जाया करिए जब मैं बोल दूं कि रुक जाओ। तो अब हमारा पूरा फोकस इस द्रव्य से स्टडी पर रहेगा। नोट को हटाते हैं। अब आपका मुख्य हेडिंग आ जाएगी यहाँ पे, द्रव्य, मैटर। मुख्य हेडिंग हमारा अब आएगी द्रव्य, मैटर। और इस मैटर पर ही हम चर्चा करेंगे। तो केमिस्ट्री की शुरुआत अब हो जाएगी। अब तक हमने केमिस्ट्री का परिचय देख लिया, केमिस्ट्री के प्रकार, वर्गीकरण देख लिया, सारी चीज़ें देख लिया। बट अब जाके केमिस्ट्री का, एक मिनट, थोड़ा एक लाइट और ऑन करना है, ठीक है? तो अब जाके, एक मिनट, अब केमिस्ट्री का हम लोग एकदम मूल में आ जाएंगे। और बेसिक्स केमिस्ट्री, देखो शुरू के 3-4 लेक्चर जो पढ़ेंगे, 3-4-5-6 दिन का समय जो रहेगा वो काफ़ी क्रूशल रहेगा। 6-7 दिन का लेक्चर अगर सही से आपने समझ लिया तो उसके बाद के लेक्चर बहुत आसान हो जाएंगे, सब समझ में आएंगे। अगर बेसिक्स नहीं समझ में आया तो फिर केमिस्ट्री रटना पड़ेगा, तकलीफ होगी। बेसिक्स समझना जरूरी है। देखो द्रव्य क्या है, अभी हमने यही देखा कि इस ब्रह्मांड का वह कुछ भी, मैं इसको फिर से लिखूंगा थोड़ा क्योंकि इस पर हमें और चर्चा करना है। तो उस नोट को तो मैंने ऐसे बता दिया, फिर इसको एक बार लिखूंगा मैं। इस ब्रह्मांड में वह कुछ भी, इस ब्रह्मांड में वह कुछ भी, सामग्री भी जोड़ सकते हो चाहो तो आप, दोनों जोड़ो तो बढ़िया है।
इस ब्रह्मांड में वह कुछ भी जिसमें क्या क्या हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो। अब द्रव्यमान क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़े समय बाद। जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, अगर ऑडियो वीडियो में कोई समस्या जाएगी तो हैंड रेज कर लीजिएगा। क्या सर आवाज़ फंस रही है बीच में? अगर आवाज़ फंस रही है तो एक तो अपना नेटवर्क आप लोग चेक करिए, दूसरा मैं आपको एक बार नेटवर्क जो है यहाँ से वाईफाई चेंज कर देता हूँ। ये छोटी मोटी समस्याएं बीच में आई जाती हैं, खासकर आप लोगों का मोबाइल में भी। अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है? अभी आवाज क्लियर जा रही है और वीडियो? हैंड रेज कर दिया करो, समझ में नहीं आता है। जी सर मत ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो टॉपिक पे आओ, ध्यान से समझो, और कोई भी समस्या जाए तो हैंड रेज कर देना है जिससे मुझे समझ में आ जाए, क्योंकि यहां से लैपटॉप पे दिख नहीं रहा है क्लियर। चलो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, इस बात को ध्यान से समझो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो। दूसरा, द्रव्यमान क्या है तो हम आगे देखेंगे। किसी वस्तु में उपस्थित कुल द्रव्य की मात्रा, किसी वस्तु में उपस्थित कुल द्रव्य की मात्रा, द्रव्य बोल रहा हूं, द्रव नहीं, मैटर, यही मैटर, कुल द्रव्य की मात्रा ही क्या है? द्रव्यमान है। अभी आपको आगे इस पर डिटेल समझाऊंगा मैं। जैसे हमारे शरीर का द्रव्यमान क्या है, तो हमारे शरीर का द्रव्यमान अलग चीज है, भार अलग चीज है। द्रव्यमान क्या है? कितनी ठोस है, कितना हड्डी है, अस्थि है, मांस है, कितना लिक्विड है, कितना गैसियस पार्ट है, उन सब के योग को हम क्या बोलते हैं कि हमारा द्रव्यमान है। खैर, द्रव्यमान अभी थोड़ी देर बाद और समझ में आ जाएगा। जिसमें कुछ द्रव्यमान है जो कुछ स्थान घेरता हो, जो कुछ स्थान घेरता हो, और जिसका अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सके,
जिसका अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सके। अब ज्ञानेंद्रिय क्या है? तो ज्ञानेंद्रिय हमें पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए बायो में, कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। त्वचा है, आँख है, कान है, नाक है और जीभ है। ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों से इनका अनुभव किया जा सकता है। थोड़ी इस बात को समझ लेते हैं। द्रव्यमान क्या है ये तो अभी बताऊंगा मैं। आप समझ लो कि भार, अभी द्रव्यमान अलग चीज है, लेकिन अभी समझ लो कि उसमें कुछ भार रहे, उठाए तो उसमें कुछ भार हमें महसूस हो, क्योंकि द्रव्यमान है तो जिस जगह पे रहेंगे वहां भार बन जाएगा। अभी भार समझाऊंगा क्या होता है, अंतर अभी 5 मिनट 10 मिनट बाद। स्थान घेरता हो मतलब जैसे देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो कुछ स्थान मैंने घेर लिया हूँ, नीचे जमीन पर पैर जो है उतना जगह घेर लिया हूँ, और पूरा इतना जो ये वाला हिस्सा आप कोई चाहे कि इसी जगह पर आके खड़ा हो जाए मेरे लिए तो मुश्किल काम है, नहीं खड़ा हो पाएगा। गैस है यहाँ पे तो गैस भी जगह घेरी हुई है, लेकिन अभी हम देखेंगे गैस जगह घेरी है लेकिन फिर भी उसमें मैं खड़ा हूँ। गैस यहाँ जगह घेरी है लेकिन उस गैस में मैं खड़ा हूँ। लिक्विड तालाब में पानी जो है वो जगह घेरा हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें हम चाहें तो जाके खड़े हो सकते हैं। तो जगह तो घेरेगा, लेकिन फिर आगे हम देखेंगे कि जगह घेरने के बाद भी कुछ और भी इसमें चीजें आएंगी। तो अभी आपको समझना है कि जो कुछ स्थान घेरता हो, अगर जगह घेरेगा, मार्कर, कोई पूछेगा मार्कर द्रव्य है क्या, मार्कर को यहाँ रख दिया, मार्कर ने इतना जगह घेर लिया तो हाँ ये द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य का एक गुण हमको मिल रहा है। इसमें कुछ द्रव्यमान है, हाथ पे रख रहे हैं तो कुछ वजन महसूस हो रहा है। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि भार और द्रव्यमान अलग चीज है। ये एमपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है 3 नंबर का, प्री की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए पुराने पेपर देखना बहुत जरूरी है। पेपर 3rd जाके देख लेना, पुराने पेपर 2014 से 19 के बीच में क्वेश्चन पूछा हुआ है भार 3 नंबर का, द्रव्यमान भी पूछा हुआ है। तो अभी मैं जनरल, क्योंकि आपको द्रव्यमान में मान लेता हूं कि नहीं आया है, वैसे तो आपको क्लास में बताया हूं जो लोग फिजिक्स की क्लास में बैठे हैं। तो ये कुछ फोर्स लगा रहा, कुछ दबा रहा है हाथ को हमारे, इसलिए इसमें कुछ भार है। और अनुभव ज्ञानेंद्रियों से हो ही जा रहा है, आंख से देख के समझ में आ जा रहा है कि हाँ यार ये कुछ द्रव्यमान है, ठोस जैसा लग रहा है। काश आंख नहीं है मान लो, तो हाथ से स्पर्श करके समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो ठोस जैसा या कुछ लग रहा है, कुछ द्रव्यमान है। पानी यहाँ पे है, पानी में हाथ डालूंगा त्वचा बता देगा। अभी गैस है, कोई गैस अगर निकल रही है तो हमारे या तो उसको नाक बता देगी, या तो अगर देख पाते हैं उसको तो आंख बता देगी। इस तरीके से हमारे शरीर के जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसको अनुभव कर लेंगी। तो द्रव्यमान, द्रव्य कोई अगर पूछता है तो आप ये बताओगे, प्राइमरली ये गुण बताओगे, कुछ और भी गुण बता सकते हो। कुछ और गुण क्या बताओगे, ध्यान रख लेना, क्या बताओगे? तो जो क्या करता है, कुछ दबाव डालता है, ये कुछ अलग गुण, एक एक्स्ट्रा गुण दिमाग में रखना, अगर कभी जरूरत पड़े तो आप बता सको कि जो क्या करता है, कुछ दबाव डाल सके, कुछ दबाव डालता है, ये एक्स्ट्रा है। ये 3 चीज तो अक्सर सुनते आते हैं ना, जो कुछ दबाव डालता है, डेफिनेटली दबाव डालेगा। कैसे? या दबाव डाल सके, वायु भी दबाव डाल रहा है। वायु हमारे शरीर पर आपको पता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है चारों ओर से। कभी गांव के अगर आप लोग हो और कभी सिर पर कोई बड़ा सा बोझ लेकर चलो और हवा चल रही है, तो देखो हवा क्या करता है, गैस आपको दबाता है। साइकिल चलाते समय ऐसा होता है कि साइकिल चला रहे हैं और हवा अगर जिधर चल रहे हैं उधर ही बह रही है, तब तो बड़ा आसानी से एक पैडल मारते हैं, लगता है कि 4 पैडल चल रहा है। लेकिन हवा अगर उल्टी दिशा से आ रही है तो फिर देखोगे लोग सीट पर खड़े होकर चलाते हैं, सीट पर खड़े हो जाते हैं और फिर चलाते हैं, जोर लगाना पड़ता है ज़्यादा। तो क्या कर रहा है, वो दबाव डाल रहा है। पानी भी दबाव डालता है। अगर हम ठोस द्रव गैस की यहाँ स्पेशल बात करेंगे इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, पानी भी दबाव डालता है। पानी का बहाव है, उस बहाव के पास जाओगे तो पानी आपको दबाव डालेगा, और ठोस तो दबाव डालेगा ही। आप चल रहे हो, पीछे से आके अगर कोई बाइक वाला मार दिया तो दबाव डाल ही रहा है। अदरवाइज वैसे नहीं दबाव डाल रहा है, पेडल पर खड़े होकर। हाँ, पेडल पर खड़े होकर तो आपने चलाया होगा। देखो अब ये मोबाइल है, मोबाइल हाथ पे रख दिया, हाथ पे दबाव डाल रहा है। ये जल ले लोगे, पानी 1 अंजू ले लोगे, वो भी दबाव डालेगा। गैस भी दबाव डालता है। तो एक गुण और एक्स्ट्रा दिमाग में रखना कि जो कुछ दबाव डाल सके
दूसरा चीज दिमाग में रखना कि जो कुछ अवरोध उत्पन्न कर सके, जो कुछ अवरोध उत्पन्न कर सके, कुछ अवरोध भी उत्पन्न करता हो, जो कुछ अवरोध उत्पन्न कर सके, ये सब चीजें द्रव्य में होती हैं। अक्सर हम ये 3 बातें दिमाग में रखते हैं, इससे काम चल जाता है, लेकिन और भी चीजें हैं जो कुछ अवरोध उत्पन्न कर सके। अवरोध अभी समझ रहे हैं, बाधा डाल सके, वही जो अभी बता रहा था अभी, जो कुछ अवरोध उत्पन्न कर सके। और उसके बाद क्या है, जिसकी अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके, जिसकी अवस्था में अवस्था अभी देखेंगे कि ठोस, इसमें द्रव्य की क्या अवस्थाएं हैं, जिसकी अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके, ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके। ऊर्जा क्या है, फिजिक्स में पढ़ाया हूं काफी डिटेल में, ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके। अब इसका मतलब क्या, ऊर्जा द्वारा परिवर्तन ला सकते हैं कैसे, ठोस को गर्म कर दो, देखो उसका परिवर्तन हो जाएगा। कोई द्रव है, अभी लिक्विड है, उसको ठंडा कर दो, परिवर्तन आ जाएगा। तो ये ऊर्जा ही तो है, ऊर्जा को कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। तो ऊर्जा कम करने से या ज्यादा करने से उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, ये भी उसमें गुण होता है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा कुछ गुण और दिमाग में आप रखिएगा द्रव्य के बारे में। द्रव्य क्या है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। और भी इक्का दुक्का गुण इसमें हम डाल सकते हैं। एक और चीज कर सकते हैं क्या, जिसमें जड़ता का गुण हो, एक और लिख लो, जिसमें, यहां दिखाई दे रहा है ना, हाँ, जिसमें जड़ता का गुण हो। जड़त्व का भी हमने फिजिक्स में देखा है, जिसमें जड़ता का गुण हो, जिसमें जड़ता, इनर्शिया, जड़ता का गुण हो। जड़ मतलब मूर्ख होता है हिंदी में, वो मूर्ख की बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें जड़ता का गुण हो। कुछ लोग ये ना सोच लेना कि पढ़ा रहे हैं तो ढेर ज़्यादा अपने आप को तेजू खान समझ रहे हैं, हमें मूर्ख बोल रहे हैं। तो ये जड़ता मतलब जड़त्व की बात कर रहे हैं। जड़त्व क्या है, तो जड़त्व के बारे में जिसको नहीं पता है वो ध्यान रख लेना नोट डाल के। जड़त्व, इनर्शिया मतलब क्या होता है कि जब भी कोई पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो, तो वो क्या करता है, उस परिवर्तन का विरोध करता है, उस परिवर्तन का विरोध करता है। और इसी बात को हम क्या बोलते हैं, जो विरोध करता है, इसी गुण को हम क्या बोल देते हैं, जड़त्व। अब फिजिक्स की बात है, यहाँ नहीं जा रहे हैं, समय लगेगा। जड़त्व क्या है, वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वह अपनी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करते हैं, क्या कहलाते हैं, क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। उदाहरण के लिए आप लोग सुबह 5 बजे कभी नहीं उठते थे पढ़ने के लिए, सुबह के 5 बजे कभी नहीं उठते थे पढ़ने के लिए। जब सुबह 5 बजे ऑनलाइन क्लास शुरू हुई तो पहले विरोध किए, अरे क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग जाग रहे हैं। धीरे धीरे विरोध करते 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 फिर अब क्या हो रहे हैं, आप जुड़ना शुरू हो गए हैं, पढ़ना शुरू कर दिए हैं। और फिर अचानक जब छोड़ेंगे तब दिक्कत होगी। खैर छोड़ेंगे नहीं, अब इसको लाइफ टाइम बना के रखना। तो जड़त्व को दिमाग में रख लो कि कोई भी वस्तु अपने वर्तमान स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, उस विरोध करने वाले गुण को क्या बोलते हैं, जड़त्व। और जड़ता शब्द का मतलब यहाँ पे वही है कि द्रव्य है तो उसमें जड़ता जरूर रहेगी, जड़त्व का गुण जरूर रहेगा, इसलिए फिजिक्स में उसको हम पढ़े हैं। मान लो तुम सोए हुए हो, कोई तुमको जगाने आता है, छोटा भाई तुमको जगाने आया, बोल के जाएगा तो कुछ ऐसा बड़बड़ाओगे कि हाँ जग रहा हूं, फिर सो गए। विरोध कर रहे हो ना, अपने वर्तमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रहे हो। फिर आया, शरीर हिला के चला गया, दिमाग खराब हो गया क्योंकि आप बड़े हैं, उससे पावरफुल हैं, 2 तमाचे उसको मार दिए, वो रोता हुआ गया मम्मी पापा के पास। उसको क्या पता है कि आप अपनी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रहे हो, उसको थोड़ी नहीं जड़त्व पता है। फिर मम्मी पापा को पता है कि जड़त्व क्या होता है, भले वो पढ़े ना हो। वो एक डंडा लेकर, मजबूत सा लेकर, जैसे ही घर में एंट्री करते हैं उसके पहले ही हम उठ के बैठ जाते हैं, अरे हम तो उठे थे, अभी सूर्य नमस्कार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बल ज्यादा लग गया। तो हम फिजिक्स में पढ़े हुए हैं कि इस जड़त्व की अवस्था में परिवर्तन करना है तो उसके लिए हमको बल लगाना पड़ेगा।
और बल उतना लगाना पड़ेगा कि इसका जड़त्व टूट जाए। तो फिजिक्स की बात है। वो कम वाला बल आया तो दिक्कत हो गई ना, कम वाला बल आया तो उस पर तो आप ही ने लगा दिया और फिर अपने प्रारंभिक अवस्था में जो वर्तमान अवस्था है उसी में लेट गए। जैसे ही बड़ा डंडा आया उसको देखकर तुरंत अभी लगा ही नहीं, उसके पहले ही उठ के सूर्य नमस्कार बोल रहे थे। हम तो उठे हुए थे, ध्यान मनन कर रहे थे, योग पढ़ाए हैं सर कि योग क्या होता है, तो हम वही योग के बारे में मनन कर रहे थे, वो आके डिस्टर्ब कर रहा था इसलिए मार दिए। खैर, हर चीज में आप किसी ट्रक को जाके धक्का दो, शुरू में धक्का देने में हालत खराब होती है, वो चाहता है कि हम रुके हैं तो रुके रहें, आगे ना बढ़ें। टॉपिक पे आए आगे। तो ये द्रव्य क्या है, ये बात आप दिमाग में रखिएगा। द्रव्य के ये 3 प्रोमिनेंट गुण आपको दिमाग में रखना है। द्रव्यमान हो, कुछ स्थान घेरता हो, अभी बताया स्थान घेरना, कोई भी चीज देखोगे स्थान घेरेगी। ये बोतल है, ये चश्मे का डब्बा है, ये यहाँ रख दिया, मेरे लैपटॉप का जो कीपैड है उस पर इतना जगह घेर लिया है, तो जगह घेर रहा है। अब बात दबाव डालता है, हाथ पे रख दिए दबाव डाल रहा है, लैपटॉप टेबल पे रखा है तो वो टेबल पर दबाव डाल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। आराम से ही पढ़ेंगे हम लोग, ऑफलाइन क्लास जैसा पीपीटी वाला काम नहीं होना है कि फटाफट पहले से लिखा रहे और पढ़ दूं कि 10 मिनट में अगर काम खत्म हो जाएगा। एक और चीज़ कि कभी कभी कुछ लेक्चर अपन अभी यूट्यूब पे डाल देते हैं, तो मुझे या पहले भी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि छोटे वीडियो डालेंगे तो ज़्यादा व्यूज आएगा। अरे भैया, व्यूज से मतलब नहीं है, हमें व्यूज चाहिए ही नहीं। हमें बस ये चाहिए कि जो देख रहा है, जो पढ़ रहा है, उसको पूरी बात आ जाए, उसको लगे कि हम क्लास में ही बैठे हुए हैं। नहीं चाहिए व्यूज, हमें नहीं चाहिए सिल्वर चीज़ें। पहले ऐसे देख के मिल रहा है तो ठीक है, ऐसे नहीं देख के मिल रहा है, वो शॉर्टकट में निपटाना, चीज़ें समझ में नहीं आए तो कोई मतलब नहीं है। आपका भी समय खराब होगा, मेरा भी समय खराब होगा। उससे बढ़िया फिर योग ही कर लेते। अब बढ़ते हैं आगे। द्रव्य क्या है समझ में आ गया। बोल के अब इसको नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि यही बात तो है जो लिखवाया हो यहाँ पे, यही बात एग्जाम में ऐसे ही बना सकते हो आप डायग्राम फॉर्म में भी। अब द्रव्य क्या है जब हमने समझ लिया, तो थोड़ा हम देखते हैं कि क्या द्रव्य के रूप हैं। द्रव्य के कुछ रूप बना सकते हैं क्या हम, तो डेफिनेटली बना सकते हैं, और उस पर अब बात करते हैं। चलिए आराम आराम से इधर के मिटाएंगे। अभी आते हैं द्रव्य के प्रकार पर। अब हम लोग बात करेंगे द्रव्य के रूप, द्रव्य के प्रकार, द्रव्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैटर। अब यहां आपको यह समझना है, कोई कुछ बोल रहा है क्या, पेडल पर खड़े होकर साइकिल चलाना है। अब तो साइकिल धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, गांव में खैर हैं। लैक हो रहा था, नहीं होगा लैक। थोड़ा आप लोग भी अपनी खिड़की वगैरह खोल लीजिए तो लैक नहीं होगा। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे कि द्रव्य का प्रकार या द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का प्रकार बोल लो या फिर बोल सकते हो द्रव्य का वर्गीकरण। याद करो, मैंने आपको क्लास में हमेशा बताता हूं कि किसी भी चीज का जब वर्गीकरण करते हैं तो आधार बदलने पर वर्गीकरण बदल जाता है। जैसे सबसे सिंपल चीज गणित का, अगर कोई आपसे बोलता है गणित में कि बताओ त्रिभुज कितने प्रकार के, और हम इतना फास्टली बोल देते हैं 3 प्रकार के, गलत हो गया। अगर किसी ने बोल दिया कि त्रिभुज कितने प्रकार के, आपने बोला 3 प्रकार के, गलत हो गया। आधार आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। कोई आप बोलोगे कि त्रिभुज, अगर कोण के आधार पर आप पूछना चाहते हैं मुझसे कि कोण के आधार पर कितने हैं, तो कोण के आधार पर त्रिभुज कितने हैं, 3 होते हैं, और उन तीनों का नाम एक का होता है समकोण। क्या होता है मतलब ये नहीं बताऊंगा यहाँ, सिर्फ मैं आधार समझाना चाहता हूं कि आधार बदलेंगे तो वर्गीकरण बदल जाएगा। समकोण, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। मुझे लगता है कि ये तीनों बातें आप 10वीं क्लास में प्रमेय में पढ़े थे। प्रमेय में तीनों प्रमेय थी, समकोण जिसको पाइथागोरस बोलते हैं, अधिक कोण प्रमेय, न्यून कोण प्रमेय। तो ये 3 प्रकार के त्रिभुज हो गए, न्यून कोण त्रिभुज। और यही अगर भुजा के आधार पर जाएंगे हम,
तब भी किस्मत है कि 3 ही हैं, भुजा के आधार पे भी 3 हैं, समबाहु हैं, विषम बाहु हैं और समद्विबाहु हैं। तो ये ऐसा लिखने का मतलब क्या मेरा है, बस ये बताना है कि जो लोग क्लास में मेरे पहले पढ़े हैं उनको तो पता है, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के प्रकार अगर हमको बताना है तो आधार बहुत मायने रखता है। भुजा के आधार पे कुछ अलग हो गए, कोण के आधार पे कुछ अलग हो गए। एक और मैं एग्जाम्पल जो देता हूं, आप जनरल पहले पढ़े हुए हैं, सारे एग्जाम्पल मेरे आपको 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक के रहेंगे, इक्का दुक्का 11वीं 12वीं का रहेगा, अदरवाइज सारा 9वीं से 10वीं का एग्जाम्पल रहता है। दूसरी बात और आपको दिमाग में रखना है कि पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे आरएएस हो, चाहे बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम हो, इन एग्जाम में सामान्य अध्ययन करना है। अर्थात आपको 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक की बातें दिमाग में होनी चाहिए मैक्सिमम। 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की मैक्सिमम बातें हमको पढ़नी हैं। उन्हीं बातों को आपको रिवाइज कराया जा रहा है, उन्हीं क्लासों के लिए कोचिंग चल रही हैं। अलग से बीएससी, एमए, बीए इनका कुछ पढ़ाई नहीं है। वो तो समझाते समय अगर हमने पढ़ा हुआ है, टीचर पढ़ा हुआ है, थोड़ा आपको और समझा देता है, अदरवाइज सारी बातें वही रहती हैं। 6 से 12 तक से ज़्यादा कुछ नहीं है आपको किसी भी जीएस के एग्जाम में। तो इसलिए परिभाषा भी हम वहीं से लेंगे। जैसे आप वाक्य की बात करते हैं, सेंटेंस आप हिंदी में पढ़ते हो, एमपीपीएससी में तो हिंदी सब्जेक्ट है, नंबर वाला पूरा एक पेपर है। यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये क्वालिफाइंग नेचर का हिंदी होता है। तो वाक्य के प्रकार, जैसे ही किसी से पूछ लो कि भैया वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वो झट से कुछ या तो 3 बोल देते हैं या तो 8 बोल देते हैं। नहीं, अगर आप संरचना के आधार पर जाओगे, आधार बहुत मायने रखता है। अब कितनी एग्जाम्पल यहाँ दे सकता हूँ मैं, संरचना के आधार पर देखोगे 3 हो जाएगा। वो 3 कौन होगा, कुछ लोगों के दिमाग में आ जाए कि वो 3 भी बता दो, तो बता देता हूँ। साधारण, जिसको सिंपल बोलते हैं, दूसरा होता है एक संयुक्त होता है, और एक मिश्रित होता है, ये कॉम्प्लेक्स और ये कंपाउंड। और यही भाव के आधार पर जाएंगे कि भाव उसका क्या है, तो 8-9 प्रकार के हो जाते हैं। आज्ञा सूचक, सकारात्मक, नकारात्मक, सारे नहीं लिखूंगा, आपको बस एक आइडिया दे रहा था कि आधार बहुत मायने रखता है और इसी आधार का जरूरत यहाँ भी है। नहीं तो आप बोलेंगे सर वर्गीकरण ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आधार। ऐसे ही आप 9th या 10th क्लास में पढ़े होंगे बहुपद, पोलिनोमियल। क्लास में हम समझते नहीं कि पोलिनोमियल होता क्या है। मैक्सिमम क्लास में मैंने जब भी पूछा है कि बहुपद क्या है, आंसर नहीं मिला है। खैर क्या है नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि वो अलग टॉपिक है। बहुपद भी देखोगे पदों के आधार पर, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, घातों के आधार पर एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती। तो ऐसे हर एक चीज का आधार है। इवन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, भूगोल पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, सारे सब्जेक्ट में आधार अपने आप में बहुत मायने रखता है। जैसे ही आधार बदलोगे आप, आधार जैसे ही बदलोगे वर्गीकरण बदल जाएगा। अब टॉपिक पे आते हैं। ये बात अगर आपके दिमाग में आ गई हो तो फ्यूचर में जब भी आपसे कोई पूछे कि ये वाली चीज कितने प्रकार की होती है, तो आप तुरंत या तो उससे पूछ लो कि कौन से आधार पर बताऊं, और अगर उससे पूछने की हिम्मत नहीं है, ऐसे जगह बैठे हैं कि उससे हम पूछ नहीं सकते हैं, तो फिर हमें दोनों, तीनों, चारों जो आधार हैं, सारे आधार के आधार पर बताना पड़ेगा कि इस आधार पर तो ये होता है। अगर वो पलट के बोल दे ठीक है, नहीं बोलता है तो बोलो फिर इस आधार पे ये होता है। इस तरीके से आपको आधार जरूर रखना है। जैसे अभी इस क्लास में कितने प्रकार के लोग बैठे हुए हैं, तो आधार मायने रखता है। एक हो जाएगा जेंडर के आधार पर, तो जेंडर के आधार पर कुछ पुरुष बैठे हुए हैं, कुछ महिला बैठी हुई हैं। एक आ जाएगा क्वालिफिकेशन के आधार पर, कुछ आर्ट्स पढ़ के इसमें आए हुए हैं, तो कुछ साइंस पढ़ के आए हैं, कुछ कॉमर्स पढ़ के आए हैं। इस तरीके से एक और आधार बन जाएगा। दूसरा आधार ये बन जाएगा, कुछ इंडियन हैं, कुछ विदेशी हैं, कुछ अफगानिस्तान के हैं, इसमें कुछ भारत के हैं, नागरिक हैं या नागरिक नहीं हैं। कितने आधार बन सकते हैं। और आधार बन जाएगा, कुछ काली आंखों वाले हैं, कुछ नीली आंखों वाले हैं, कुछ काले बाल वाले हैं, कुछ भूरे बाल वाले हैं। कितने आधार बन जाएंगे। तो आधार विशेष चीज है, इसको दिमाग में रखिएगा। ऑफलाइन क्लास में तो अक्सर मैं बात करता हूं, तो इसलिए यहां भी बात कर दिया कि कोई पहले एकदम ना पढ़ा हो तो उसको ये ना लगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। वैसे तो मैं अन्याय कर भी दूंगा तो क्या कर लोगे आप लोग मेरा, लेकिन अन्याय कर नहीं रहा हूं। चलो,
तो वर्गीकरण दो तरीके से इसका हम करेंगे। वर्गीकरण दो प्रकार से इसका किया जाएगा। एक वर्गीकरण क्या रहेगा, भौतिक अवस्था के आधार पर। पहला वर्गीकरण रहेगा भौतिक अवस्था के आधार पर। पहला वर्गीकरण रहेगा भौतिक अवस्था के आधार पर। और भौतिक अवस्था मैंने आपको बता दिया है, सामने से जैसे मेरी भौतिक अवस्था क्या है, अभी आप देख रहे हैं कि स्किन के ऊपर एक जैकेट पहना गया है, जैकेट का रंग इतना लाल है, इतना नीला है, इतना ये है। भौतिक अवस्था रंग कैसा है, क्या है, बाहर से जो दिख रहा है उसको बोलते हैं भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण करेंगे एक तो, और दूसरा वर्गीकरण रहेगा किस पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर। जो अंदर क्या चीजें हैं, अंदर मतलब इस टी शर्ट के अंदर त्वचा उसकी बात नहीं, शरीर के अंदर या इस पानी के अंदर, पानी बाहर से दिख रहा है कि भैया पानी कैसा है, पानी कलरलेस है, ऊपर से दिख रहा है, लेकिन अंदर से जाकर देखेंगे इसमें है क्या, क्या इसमें कार्बन भी है, क्या इसमें नाइट्रोजन भी है, कि केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, क्या चीजें हैं, या कुछ मिनरल्स भी इसमें मिले हुए हैं, वो सारी चीज रासायनिक है, अंदर क्या मिल रहा है। तो दूसरा हो जाएगा क्या, रासायनिक अवस्था के आधार पर। रासायनिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर। पहले बात करते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर कितने होते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर होते हैं 5 नहीं 6। लेटेस्ट आप करेंट अफेयर्स भी पढ़ा करिए। करेंट अफेयर्स अभी जो किताबें हैं उसको अपडेट करेंगी 2-4 साल बाद, एग्जाम में तो पूछ लेगा अभी, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। देखो हम लोग 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन में ऐसी चीजें पूछेगा। तो भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण अभी प्रेजेंट में 2020 के बाद 2021 के बाद कितने हो गए हैं, 6 प्रकार के हो गए हैं। 6 कौन कौन से हो गया है, एक हो गया है ठोस, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड। दूसरा है द्रव, पहले ही था, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड। तीसरा है गैस, जिसको गैस ही कहा जाता है, और कोई हिंदी नाम किसी को पता हो तो मुझे भी बताओ, गैस। उसके बाद में बना, ये तो जनरल टाइप पे बने हुए थे, बाद में बना प्लाज्मा। बना मतलब था, प्लाज्मा हमारे यूनिवर्स में बहुत बड़ी मात्रा में पाया जा रहा है ब्रह्मांड में, बट खोज करना, इनका आविष्कार नहीं हुआ। आविष्कार और खोज में आपको अंतर है। खोज मतलब जो पहले ही मौजूद था हमने उसको ढूंढ लिया। भारत की खोज हुई, भारत की आविष्कार नहीं हुई। पहले भी तो भारत था, बुद्ध थे, मौर्य काल था, गुप्त काल था। अब वो तो नालायक जो वास्को डी गामा है, पुर्तगाल से आया, वो तो 1498 में आया। तो क्या 1498 से पहले भारत नहीं था? उसने सिर्फ यूरोप वासियों को बता दिया कि भैया एक और देश है और उसका नाम भारत है, उसने खोज कर लिया। तो और आविष्कार मतलब जो यहाँ एक्सिस्टेंस नहीं कर रहा है, हम 2 या 2-4 चीजों को मिलाकर बना रहे हैं अपने तरीके से, उसको बोलते हैं आविष्कार, इन्वेंशन। प्लाज्मा के बाद एक और बात आई, एक और अवस्था है जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बीच में हाइफन लगा देना चाहिए, दोनों अलग अलग विद्वानों का नाम है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और अभी जो नया अवस्था मिला है उसका नाम क्या है? उसका है चेन मेल्टेड अवस्था। इसका हिंदी नाम में नहीं लिखूंगा, इंग्लिश नाम ही लिखूंगा। उसका नाम है चेन मेल्टेड अवस्था। अभी बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा बहुत। चेन मेल्टेड अवस्था। पहले बात दिमाग में क्या रखनी है कि जो सामान्य तापमान होता है, सामान्य तापमान जिसको हम रूम टेम्परेचर भी बोल देते हैं, अभी हालांकि केमिस्ट्री में और कई प्रकार के टेम्परेचर होते हैं, एसटीपी होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, बट हम यहाँ पे सामान्य टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, सामान्य ताप की बात कर रहे हैं। और सामान्य ताप को अभी हम लोग
जनरल समझने के लिए लिख लें रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर क्या होता है भैया, तो पूरे विश्व में जाकर देखोगे तो साइबेरिया में, अभी रूस में चले जाओ साइबेरिया में तो वहाँ तापमान माइनस में है। अभी चले जाओ हमारे ही साउथ में तो वहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा यहाँ से कहीं ना कहीं, कहीं तापमान ज़्यादा कहीं तापमान कम इस पृथ्वी पर। तो औसत रूप से तापमान मान लिया गया है कि रूम टेम्परेचर, जो औसत तापमान होता है, रूम टेम्परेचर होता है वो लगभग 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। अब आपके दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए कि यार ये सेल्सियस क्या है। फिजिक्स में पढ़े हैं आप कि तापमान को मापने के पैमाने, पहली बात कि तापमान क्या है और तापमान को मापने के पैमाने सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस क्या है, केल्विन क्या है, र्यूमन क्या है, फारेनहाइट क्या है, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। फिजिक्स में मैंने पढ़ाया है। आप अक्सर जो थर्मामीटर डॉक्टर के पास देखते हो उसमें सेल्सियस नहीं, उसमें फारेनहाइट का संकेतक लगा होता है। क्या है ये, फिजिक्स में देखेंगे, यहाँ बात नहीं करेंगे। तो इन तीनों की उपस्थिति, ये तीनों हमको दिख जाते हैं कहाँ, सामान्य तापमान पर। जो रूम टेम्परेचर है, इस रूम टेम्परेचर पर हमको ये तीनों दिख जाते हैं। ठोस भी दिख जाता है, द्रव भी दिख जाता है, गैस भी दिख जाता है। प्रीलिम्स में क्या पूछेगा, पूछ लेगा कि भौतिक अवस्था के आधार पर या पदार्थ द्रव्य के प्रकार जो रूम टेम्परेचर पर दिखाई दे सकते हैं या रूम टेम्परेचर पर जिनकी उपस्थिति मौजूद होती है। तो ठोस का भी होता है, द्रव का भी होता है, गैस का भी होता है। लेकिन प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और चेन मेल्टेड अवस्था, ये तीनों, इन तीनों की उपस्थिति क्या होती है, सामान्य तापमान पर नहीं होती है। सामान्य तापमान पर नहीं होती है। सामान्य तापमान पर इनको आप नहीं देख पाओगे। सामान्य ताप पर ये अनुपस्थित रहते हैं। सामान्य ताप पर इनका अस्तित्व नहीं दिखता हमें। प्लाज्मा और चेन मेल्टेड अवस्था का ध्यान रखना कि प्लाज्मा, इसको मिटाना चाहिए था मुझे तो डायग्राम और अच्छा बनता। प्लाज्मा आप लिखते रहना। प्लाज्मा और चेन मेल्टेड अवस्था जो है वो उच्च तापमान पर मिलेगा। अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में, सबके बारे में देखेंगे, बेसिक समझ लो। उच्च तापमान पर मिलेगा कौन, प्लाज्मा और चेन मेल्टेड अवस्था। लेकिन बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट किस पर मिलेगा, निम्न ताप पर मिलेगा। है तो असामान्य ताप ही, सामान्य ताप है नहीं, निम्न तापमान पर मिलेगा। काफी निम्न तापमान पे, माइनस में हम चले जाएंगे डिग्री सेल्सियस में, तब मिलता है। तो अभी भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य के 6 प्रकार, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और चेन मेल्टेड अवस्था क्या है, धैर्य रखिए बताता हूं। उसके पहले एक बात और दिमाग में आपको रखना है कि ये जो द्रव और गैस, इन दोनों को मिलाकर एक नाम हम दे सकते हैं। इन दोनों को चाहो आप तो एक नाम दे सकते हो, और वो एक नाम क्या रहेगा, तरल। उस एक नाम को हम बोलेंगे तरल। इंग्लिश में बोलेंगे फ्लूइड, FLUID। फ्लूइड शब्द कहीं भी दिख जाए तो आपको समझ लेना है कि द्रव गैस में से कुछ भी हो सकता है। ऐसा क्यों, तो तरल की परिभाषा क्या होती है, इनकी परिभाषा तो हमें डिटेल में देखना है। इतना देखना है कि हमारा एग्जाम के पर्पज से काम चल जाए, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए भी। तरल का मतलब क्या होता है, द्रव्य का ऐसा प्रकार, द्रव्य का ऐसा प्रकार जिसमें बहने का गुण हो, जिसमें बहने मतलब सिस्टर नहीं, बहने मतलब फ्लो, जिसमें फ्लो होने का गुण हो, जिसमें बहने का गुण हो। तो आप देखोगे द्रव और गैस सामान्य ताप वाले पे विशेष हम बात करें, बाकी फ्लो तो ये भी हो जाते हैं। प्लाज्मा भी फ्लो होता है, बहता है, गैसीय अवस्था में आयन में रहता है। लेकिन मुख्य रूप से द्रव और गैस को हम तरल में रखते हैं। द्रव्य का ऐसा प्रकार जिसमें फ्लो होने का गुण हो, बहने का गुण हो। अब बहने का गुण मतलब क्या, पानी को अभी मैं इस बोतल में से गिरा दूंगा नीचे, बहने लगेगा, अपने आप बह जाएगा। गैस तो बह ही रही है, यहाँ पे वायु जो है गैस का ही मिश्रण है, तो वो बह रहा है, फ्लो हो रहा है। लेकिन कुछ लोग का दिमाग कुछ अलग लेवल से समझता है। वो लोग बोलते हैं कि सर आंधी आ जाएगी अगर तो हम भी उड़ने लगते हैं।
तो क्या हम भी तरल हैं? आंधी आ जाएगी अगर, तो जो पेज होता है, कॉपी पेन का जो पेज होता है, पन्नी होती है, वो पॉलीथीन भी उड़ने लगती है। तो क्या जो पॉलीथीन उड़ रही है उसको भी हम तरल मान लें? तो ये अनावश्यक सोच है, ऐसी सोच आपको डेवलप नहीं करना है। आंधी आएगी तो अब खाए पिए नहीं हो, 100 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम का वजन बना के रखे हो शरीर में, जीरो फिगर बना रहे हो। आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना जीरो फिगर का, तो जीरो फिगर बना लिए हो, हवा तेज चल गई, उड़ गए, पता चला कि जीरो फिगर बनाए हो, हवा, इंदौर में आए थे पढ़ने के लिए, हवा चली, खंडवा चले गए। घर वाले परेशान कि खंडवा कैसे चला गया, वो तो हवा से चला गया। तो बोले कि हम भी तरल हैं। भैया आप तरल नहीं हो, वो अलग चीज है, अलग प्रेशर से गए, वो किसी अलग बल के कारण आप ऐसा हुआ। वास्तव अपने आप में बहने का गुण नहीं है, ठोस तरल नहीं है। ये बात आप दिमाग में रखेंगे। पहले ये बेसिक चीज पहले दिमाग में आपको आ गई। अब हम एक एक के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। अभी एकदम बेसिक चीज पहले पढ़ेंगे और फिर एक एक का थोड़ा सा अलग से लिखेंगे। अभी इसी डायग्राम में आप लोग बनाएंगे। ठोस के बारे में क्या है? तो ठोस क्या है? द्रव्य का ऐसा प्रकार है जिसका दो पैमाना हम देखेंगे। द्रव्य के दो पैमाना देखेंगे। मल न्यूट्रिशन के पेशेंट होते हैं, वो मल न्यूट्रिशन के ही केवल नहीं होते हैं, मल एब्जॉर्प्शन के भी होते हैं। बायो में पढ़ाया हूं। कई बार ऐसा होता है कि शरीर का एब्जॉर्प्शन बिगड़ जाता है। तो खाए जा रहे हो घी बादाम, लेकिन उसके बाद भी दिन प्रतिदिन 100-100 ग्राम वजन कम होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन 100-100 ग्राम वजन कम ही होता जा रहा है। तो मल न्यूट्रिशन के साथ साथ मल एब्जॉर्प्शन पे भी होता है वो। और मल मतलब भैया हिंदी वाला मल की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, जो लोग बाकी लोग हैं। खैर ठीक है, अब इस पर हम लोग बात ना करें, टॉपिक पे चले। चलिए, तो दो पैमाने पर हम इसकी बात करेंगे और आगे मैं बोल रहा हूं कि इनमें डिटेलिंग करेंगे, मैं लिखवाऊंगा, लेकिन डायग्राम में इतना बना लो, फिर मैं एक एक का हेडिंग करके थोड़ा थोड़ा और लिखवाऊंगा, एक्स्ट्रा बातें। ठोस क्या है? दो पैमाना हम लेंगे। एक पैमाना क्या रहेगा? आकार। एक पैमाना रहेगा साइज या शेप बोलो, साइज थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, शेप बोलो यहां पे, आकार। अब ये मत बोलना सर हिंदी पढ़ाओ, आकार आकृति क्या है। आकार आकृति पे नहीं जा रहे हैं हम, शेप समझ लो, शेप, आकार कैसा है। आकार गोल है, चपटा है, कैसा है आकार, उसका कुछ फिक्स रहे, उसको आकार। आकार। और दूसरा है आयतन। आयतन का मतलब इंग्लिश में इसको वॉल्यूम बोलते हैं, और वॉल्यूम का मतलब होता है कितना जगह घेर रहा है। वॉल्यूम का मतलब कितना स्पेस कवर कर रहा है, कितना जगह घेर रहा है। जगह घेरने की हुई हम क्या बोलते हैं? आयतन। अब मैं इसका फॉर्मूला मैथमेटिकल नहीं जा रहा हूं कि घनत्व और द्रव्यमान में, क्योंकि वो बात आपको वैसे भी दिक्कत करेगी, इसलिए आयतन अभी समझो। आयतन मतलब जगह घेरना। जाके कहीं स्कूल में जैसे कोचिंग में गए हुए हो और टेबल पे आप बैठ रहे हो, तो जितना जगह टेबल पर घेर रहे हो और ऊपर जितना जगह घेर रहे हो, आपका आयतन है। एक बोतल है, इसका आयतन है, इसमें उतना ही पानी आएगा जितना इसमें आयतन है। तो इन दो आधारों पे पहले हम बात कर लेते हैं, फिर आगे और बात करेंगे। तो ठोस का जो आकार होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है। अब ये सारी बातें आपको पहले से पता हैं, बट पढ़ रहे हैं तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा इस बात को। आकार निश्चित होता है। आकार निश्चित कैसे? मोबाइल का आकार देखो निश्चित है। मोबाइल का आकार हम लोग बोल सकते हैं कैसा है? घनाभ के आकार का है। 10वीं क्लास में आप घनाभ पढ़े होंगे, घनाभ के आकार का है। ऐसे ही हम लोगों का कुछ आकार है। ये और पोडियम रखा हुआ है यहाँ, इसका आकार है। टेबल का आकार है, कुर्सी का आकार है। सर बहुत लैग कर रहा है, तो रिकॉर्डेड देख लूँगा। अब नेटवर्क में आपके कोई समस्या होगी इसलिए ऐसा हो रहा होगा। क्लास में बने रहे, नहीं होगा लैग, थोड़ा खिड़की वगैरह खोल लीजिए। टॉपिक पे आए हम आगे। तो आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, क्योंकि ये जगह भी उतना ही घेरेगा जितना इसका आयतन है। आयतन भी क्या रहेगा? निश्चित, कम ज़्यादा अपने आप नहीं होगा। कैसे? अगर हम
अगर हम इस मोबाइल को अपने हाथ पे रखेंगे, इस मोबाइल को अपने हाथ पे रखेंगे तब भी उतना ही जगह घेरेगा, और इसको अपने सिर पे रख लूंगा तब भी उतना ही जगह घेरेगा, इसको जेब में रखूंगा तब भी उतना ही जगह घेरेगा। कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं कम जगह घेरेगा, कहीं ज़्यादा जगह घेरेगा। और ऐसा भी नहीं है कि इसको हम ऐसे दबा के छोटे से जो चोर जेब होता है ना, उस चोर जेब में रख लेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसको हम दबा के ऐसे चोर जेब में रख लें, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं, इसको हम दबा भी नहीं सकते हैं, दबा के इसको हम रख भी नहीं सकते हैं। जितना जगह ये घेरना है उतना जगह घेरेगा, चाहे कहीं भी रखें। तो आयतन इसका निश्चित है, कहीं कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, और आकार तो निश्चित है ही। तो इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार बदलेगा, इसको मैं ऐसे पटक दूं तो टूट के दो भागों में बिखर जाएगा, छोटे छोटे हो जाएगा तब, लेकिन कोई बल नहीं लगा रहे हैं, ज्यों का त्यों अगर ऐसे पड़ा हुआ है तो इसका आकार और आयतन दोनों क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। अब पिघला दें इसको पिघला देंगे वो अलग बात है, अदरवाइज इसका आयतन और आकार हमेशा क्या रहेगा, निश्चित। ये आपको दिमाग में रखना है। अब अगली बात आती है, और इसके बारे में हम आगे देखेंगे, बट अभी इतना समझो। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो, कुछ भी लिख लो, टेबल, मेज, ये डायग्राम में ही करोगे, इत्यादि। अब बात आता है द्रव का, लिक्विड का। तो लिक्विड क्या है? लिक्विड का जो आकार होता है ये अनिश्चित होता है। लिक्विड का आकार क्यों होता है ऐसा, ये भी हम देखेंगे जब अलग से हेडिंग अभी ठोस डलवाऊंगा। तो आकार अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। इसका मतलब क्या? तो आप एक ग्लास पानी ले लो, एक ग्लास पानी को अगर ग्लास में रखोगे तो ग्लास के जैसा, ग्लास सिलेंडर है ना, गिलास हमारा सिलेंडर, गिलास जो हमारा होता है वो बेलन नुमा होता है, तो बेलन बन जाएगा। और उसको कटोरी में रखो, कटोरी जैसा हो जाएगा। अगर उसको आप किसी थाली में रखोगे, थाली जैसा हो जाएगा। अगर कोई समोसे के आकार का अगर बर्तन लिए हो तो समोसे के आकार जैसा हो जाएगा वो। तो द्रव जो रहेगा उसका आकार अपने आप में फिक्स है ही नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस बर्तन में रखे हो। जिस बर्तन में रखोगे वैसा उसका आकार बन जाएगा। तो द्रव का आकार बर्तन के आकार पर निर्भर करता है। इतिशा गुड मॉर्निंग। बर्तन के आकार पर उसका आकार निर्भर करता है। तो आकार तो अनिश्चित है लेकिन आयतन निश्चित है। आयतन निश्चित का मतलब क्या? तो पानी, अगर एक गिलास पानी है तो उस एक गिलास पानी को जितना उसका आयतन है उतने बराबर बर्तन में ही रख सकते हैं या उससे बड़े बर्तन में रख सकते हैं। अब मैं चाहूं कि एक बोतल ये जो पानी है इसको छोटे से वो किसी ग्लास में, छोटे से किसी बर्तन में रख लूं तो नहीं रख पाएंगे। पानी को ऐसे दबा के चाहूं कि रख दूं छोटे बर्तन में, नहीं रख पाऊंगा। पानी को ऐसे दबा के चाहे कि छोटे से बर्तन में रख दूं, नहीं रख पाऊंगा। जितना जगह यहाँ घेर रहा है उतना ही जगह किसी और बर्तन में भी ये घेरेगा। इसलिए इसका आकार तो अनिश्चित है लेकिन आयतन क्या है, निश्चित है। क्योंकि जगह घेरने वाली चीज इसकी कम ज्यादा नहीं होगी, हमेशा उतनी ही रहेगी। जिस बर्तन में ले जाओगे वैसा आकार बनेगा, लेकिन जितना जगह घेर रहा है वो जगह हमेशा उतना ही घेरेगा। इसलिए इसका आकार तो क्या हो गया, अनिश्चित, लेकिन आयतन हो गया निश्चित। क्यों? अभी जब एक एक का हेडिंग डलवाएंगे तो इस पे हम चर्चा करेंगे। अब गैस क्या है? तो गैस में आ जाते हैं। गैस में हम देखेंगे कि गैस में क्या होता है। तो गैस में आकार भी क्या होता है, अनिश्चित। गैस का नीचे दिखाई दे रहा है ना, गैस का थोड़ा और ऊपर लिखता हूं। गैस का आकार रहेगा अनिश्चित, और आयतन भी रहेगा इसका कैसा, अनिश्चित। कैसे समझा रहा हूं, केवल याद करने से मतलब नहीं है। बहुत से लोग मैं देखता हूं कि याद तो किए हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ये होता क्या है। आकार अनिश्चित, आयतन अनिश्चित, दोनों अनिश्चित हैं। कैसे? देखो, गैस का आकार, एक गैस को, जो हमारा एलपीजी गैस सिलेंडर आता है, इस सिलेंडर का आकार बेलन नुमा है। पूरा बेलन तो नहीं, ऊपर का थोड़ा सा
अलग है, अदरवाइज बेलन जैसा है, तो उसका आकार बेलन हो गया है। अगर उसी सिलेंडर को मान लो राहुल गांधी जीत जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम सिलेंडर को बेलन नहीं रखेंगे, सिलेंडर को समोसे जैसा बनवाएंगे, सिलेंडर का शेप समोसे जैसा बनवाएंगे जिससे लोग खुश रहेंगे कि भाई समोसे जैसा सिलेंडर है, कितना बढ़िया लग रहा है, रोज 3 दिन में समोसा बना के खाएंगे, उसको देख के समोसा की याद आ जाएगी। तो समोसे के आकार का अगर सिलेंडर बना देंगे तो उसमें गैस जो भरेगी वो भी कैसी हो जाएगी, समोसा का आकार धारण कर लेगी। तो आयतन तो उसका अनिश्चित, सॉरी आकार तो उसका अनिश्चित है ही। अब बात आता है इसके आयतन का। तो आयतन क्या है, देखो बहुत ज्यादा गैस है, उसको दबा दबा के एक छोटे से सिलेंडर में भर दिया गया है। लेकिन अगर उसको हम उसके नोजल को खोल दें, रेगुलेटर को खोल दें, तो आप देखोगे वही उतनी गैस कितना जगह घेर लेगी, पूरे एक कॉलोनी में फैल जाएगी। पड़ोसी आके चिल्लाएंगे कि अरे आपके घर में सिलेंडर लीक हो रहा है, आपके घर में सिलेंडर लीक हो रहा है, ऐसा चिल्लाना शुरू करेंगे। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका आयतन फिक्स ही नहीं है, कितना जगह घेरेगी ये निश्चित नहीं है। हमने जब उसका नोजल खोल दिया तो पूरे कॉलोनी में फैल गया, सब कॉलोनी वाले अफरा तफरी में आ गए कि किसके घर में एलपीजी सिलेंडर जो गैस है वो निकल रही है, सबको पता चल गया। और कैसे पता चला? जब वो जगह घेरी है तभी पता चला ना। उस जगह पे गई तो उनके ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसका अनुभव हुआ, नाक द्वारा उसका गंध गया, उन्होंने पहचान लिया कि यहाँ पे इस प्रकार की गैस है। तो गैस को हम दबाकर छोटे से बर्तन में रख सकते हैं और उसी को छोड़ दें अगर हम नॉर्मल तो फैल जाएगी वो। तो उसका आयतन भी अनिश्चित है और आकार तो अनिश्चित होगा ही, जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन जैसा हो जाएगा। इसलिए गैस को बोलते हैं कि गैस क्या है, गैस का आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, अनिश्चित होता है। इतनी बात आपको दिमाग में रखना है। और ये तो छोटे क्लास की अभी बेसिक बात है। अब हम लोग प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और चेन मेल्टेड अवस्था के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। लेकिन ठोस, द्रव और गैस, इनके बारे में और कुछ बातें हम करेंगे जो प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है और मेंस में भी पूछ सकता है। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, बीच बीच में लैक हो जा रहा है तो उसके लिए मैं थोड़ा एक बार इसको ठीक करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट आप थोड़ा सा वेट करिए, इस लैक को सही करते हैं, उसके बाद फिर, क्योंकि बीच में लैक हो रहा है वो दोनों तरफ से, मुख्य रूप से तो आपके तरफ से होता है वो, क्योंकि कई बार आजकल मोबाइल नेटवर्कों की समस्या बहुत रहती है। बट उसको मैं यहाँ से देखता हूँ, जो भी संभव है कर लेते हैं उसको, अगर सही होता है तो। 1 मिनट वेट करेंगे, 1 मिनट वेट करेंगे। उस बीच में एक मिनट। तो अभी क्लास ठीक होगी। और आपको मैं अभी एक चीज और बताता हूं कि अगर किसी को लैक लगता है या किसी को लगता है कि आपके नेटवर्क वगैरह में समस्या है या नहीं हो पा रहा है, तो आप देखो जितना भी हो पा रहा है। बाकी इसका मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा, और इसका रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि क्लास नहीं लो, आप क्लास लेते रहो। कहीं किसी को कुछ लैक हो रहा है तो 1-2 मिनट का इधर उधर होगा ना, फिर तो कनेक्ट हो ही जाएगा, तो क्लास रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा के
और देखते हैं कि इसका मैं एक पिक ले लूं पहले, जिससे जो लोग अभी जुड़े होंगे नहीं लिख पाए होंगे वो लोग इसके सहारे लिख लेंगे, और बाकी फिर अपने दोस्तों से मांग कर लिख लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और चेल मेल्टेड अवस्था का। और ठोस द्रव गैस का तो करेंगे ही, बट उनका जिस लेवल पे करेंगे उतना लेवल हमको यहां नहीं बनाना है। ठोस द्रव गैस के बारे में हम लोग करेंगे आगे, लेकिन थोड़ा सा हमको पता हो जाना चाहिए कि चेन मेल्टेड अवस्था क्या है। कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, थोड़ा आप बाहर निकल जाओ या खिड़की वगैरह खोल लो, सही हो जाएगा, क्योंकि यहां से कोई समस्या नहीं है, यहां से मैंने देख लिया। चलो देखो, ये वाला चीज अनुसार तो रासायनिक किसके अनुसार तो हम देखेंगे ही, बट पहले थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं। तो प्लाज्मा के बारे में क्या देखना है, देखो प्लाज्मा में इधर लिखता हूं, ये तीन बातें इधर लिख देता हूं। द्रव्य के रूप में जो असामान्य ताप पर मिलते हैं उनको यहां लिखता हूं। असामान्य ताप वाली तीन चीजों के बारे में, एक है प्लाज्मा, दूसरा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और तीसरा है चेन मेल्टेड अवस्था, या स्टेट राज्य समझ लेंगे, इसलिए अवस्था लिख रहा हूं। प्लाज्मा क्या है? ऐसा देखा गया कि जो गैस है ना, ये गैस बहुत अधिक ताप अगर बढ़ा दिया जाए, गैसों का बहुत अधिक अगर ताप बढ़ा दिया जाए, तो बहुत अधिक ताप बढ़ाने के पश्चात ये क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। अब आयन क्या है यह आपको मैं बताऊंगा। आयन के लिए जब हम परमाणु पढ़ेंगे, अणु पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं आयन आपको बताऊंगा। अभी बस आयन समझ लो जिस पर कोई आवेश होगा। सोडियम ये परमाणु है, इसके ऊपर प्लस आ गया तो ये आयन बन गया। क्लोरीन परमाणु है, इस पर माइनस आ गया तो आयन बनेगा। तो ये तो हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे ही, आगे आएगा, अभी बस समझ लो, इसलिए इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, कम बात करेंगे। प्लाज्मा गैस जब बहुत अधिक ताप के कारण, बहुत अधिक टेम्परेचर के कारण आयनित होना शुरू हो जाती है या आयनित रूप में मिलने लगती है, तो उस आयनित रूप को ही हम क्या बोल देते हैं? प्लाज्मा। जब गैस आयनित रूप में मिलना शुरू होती है तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। और आप देखोगे तो प्लाज्मा के लिए भारत में, अच्छा प्लाज्मा का अगर थोड़ा इन्वेंशन पर हम चलें, तो प्लाज्मा अगर देखोगे कभी पूछ लेगा प्रीलिम्स में, छोटे जो पेपर होते हैं वनडे के, उनमें भी काम आ जाएगा। एक व्यक्ति थे ब्रिटेन के एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? सर विलियम क्रूक। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर विलियम क्रूक। और इन्होंने 1879 में, कुछ किताबें 1879 ध्यान रखना है, 1879 में इसको सबसे पहले पहचाना। इन्होंने सबसे पहले पहचाना कि ये गैस के अधिक ताप पर जब गैस आ रही है तो ये प्लाज्मा के रूप में आयनित हो रही है। तो सबसे पहले पहचानने का काम प्लाज्मा को किसने किया है? 1879 में सर विलियम क्रूक द्वारा। और आगे एक और व्यक्ति अमेरिकन थे जिनका नाम था इरविन, अमेरिकन विद्वान जिसका नाम था इरविंग लैमग्योर। अजीब सा नाम है, इरविंग लैमग्योर। इन्होंने सबसे पहले इसका नाम प्लाज्मा दिया। ध्यान रखिएगा, इन्होंने सिर्फ इसको देखा, पहचाना कि ये क्या है, और इसका नाम प्लाज्मा रखा। अमेरिकन विद्वान, प्लाज्मा नाम रखा था। और हमारे ब्रह्मांड में ध्यान रखेंगे, हमारे ब्रह्मांड में इवन जो सूर्य है,
सूर्य में भी प्लाज्मा है, क्योंकि सूर्य में जो आपको पता है कि सूर्य किससे बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से, और ये सूर्य का तापमान बहुत ज़्यादा है, सूर्य का तापमान बहुत ज़्यादा है, तो सूर्य के आंतरिक भाग में भी खूब प्लाज्मा है। हमारे ब्रह्मांड में भी बहुत से तापमान हैं, या तापमान जहाँ जहाँ ज़्यादा है वहाँ वहाँ प्लाज्मा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो हर एक तारे में, सूर्य क्या है, एक तारा है ना, तो तारे में प्लाज्मा खूब पाया जाएगा। पूरे ब्रह्मांड में जाके हम देखेंगे तो प्लाज्मा की मात्रा बहुत ज़्यादा है। मैक्सिमम परसेंटेज क्या है, यहाँ प्लाज्मा की भी है हमारे ब्रह्मांड में। और भारत में भी अगर देखोगे, प्रीलिम्स में कभी पूछ लेगा, तो भारत में एक संस्थान है जो इस पर काफ़ी कुछ काम करता है। कौन संस्थान है, तो गांधीनगर में है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान केंद्र। आपके सिलेबस में है विभिन्न प्रकार के संस्थानों के बारे में, तो ये संस्थान है प्लाज्मा अनुसंधान, अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च, प्लाज्मा पर रिसर्च करते हैं ये लोग। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। गांधीनगर मतलब कहाँ, गुजरात में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात में है, भारत में। और ये प्लाज्मा के बारे में और जानने का प्रयास करता है और इस पर रिसर्च करता है। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात भारत में इस पर डेडिकेटेड एक संस्थान है जो प्लाज्मा के बारे में और कुछ जानने का प्रयास करता है। तो प्लाज्मा के बारे में ये डायग्राम जो बना है तो बना ही लेना है आपको, और इतना ही आपको दिमाग में रखना भी है, याद भी रखना है कि प्लाज्मा क्या है। जब गैस को, चाहो तो लिख भी लेना, रिकॉर्डेड मैटर भी दे दूंगा, इसका मैं डाल दूंगा यूट्यूब पर। तो प्लाज्मा क्या है, जब गैस बहुत अधिक ताप पर पहुंचती है तो आयनित हो जाती है, और उसके आयनित रूप को हम क्या बोलने लगते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले किसी ने बताया तो वो ब्रिटेन के विद्वान सर विलियम क्रुक थे। 1879 में पहचाने थे कि ये कुछ नया स्टेट हमको दिख रहा है, द्रव्य की एक नई अवस्था मुझे दिख रही है। तो उन्होंने एक नया अवस्था, चौथा अवस्था बना दिया, और उस अवस्था का नाम अमेरिका का विद्वान इरविंग लेमग्योर ने प्लाज्मा रख दिया था। जितने भी, जहां भी तापमान ज़्यादा है, तारों में तापमान ज़्यादा है, तो तारों के अंतर्गत आप जाके देखेंगे तो तारों के आंतरिक भाग में खूब प्लाज्मा पाई जाती है। और क्योंकि वो गैसेस के बने होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम के, तापमान खूब ज़्यादा हुआ, आयनित हो जाते हैं, इसलिए प्लाज्मा बन जाता है। भारत सरकार प्लाज्मा पर अध्ययन करने के लिए, प्लाज्मा के बारे में ज़्यादा जानने के लिए एक डेडिकेटेड संस्थान बनाई हुई है जिसका नाम है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात। और आपके सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों का वर्णन एवं उनकी उपलब्धियां। तो यहाँ उपलब्धियां तो नहीं, लेकिन ये भी अपने दिमाग में आप रखिएगा, उपलब्धि यहाँ बात नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पर। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, कम ताप पर होता है, ये अधिक ताप पर हो रहा है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कम ताप पर होता है। ताप को नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ। एक नाम सुने होंगे आप लोग, परम ताप। नहीं सुने होंगे तो केमिस्ट्री में ही आगे सुनाऊंगा परम ताप। -273 डिग्री सेल्सियस परम ताप। तो वहां देखेंगे परम ताप क्या होता है। अभी आपको दिमाग में रखना है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की शुरुआत कैसे हुई। तो इस पर कम ताप करके अध्ययन करते समय हमारे देश के एक विद्वान थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। 1924 में, 1924 ईस्वी एडी की बात कर रहा हूं, भारतीय विद्वान, भारतीय वैज्ञानिक बोलो, विद्वान से बढ़िया लगेगा, भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी भविष्यवाणी की। इसकी भविष्यवाणी की, इसलिए देखो बोस पहले नाम है, पहले इन्होंने इसकी भविष्यवाणी की, भविष्यवाणी किया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, तो 1924 में ही इन्होंने ये डॉक्यूमेंट, जर्मनी का एक विद्वान अल्बर्ट आइंस्टीन, खैर बाद में वो और भी देशों में चले गए थे, हिटलर के ज़माने में उनको काफ़ी समस्या हुई थी। और आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से जो 1945 तक चला, उसका मेन विलन हिटलर था, और ये जर्मनी के रहने वाले थे।
तो उस पर हम नहीं जाएंगे। बस समझो कि 1925 या 25 के आसपास यही बात, एक तो इन्होंने भेजा था ये पत्र, दूसरा जो आइंस्टीन हैं उन्होंने एक सिद्धांत बनाया, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी सिद्धांत बनाया। जर्मन वैज्ञानिक आइंस्टीन द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा क्या बनाया गया, एक सिद्धांत दिया गया जिसका नाम था बोस आइंस्टीन सांख्यिकी सिद्धांत। ये सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया है। बोस आइंस्टीन बोला कि हम दोनों का सिद्धांत ये है, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी सिद्धांत, ये सिद्धांत इन्होंने दिया। और उसके बाद आप देखोगे तो इन दोनों लोगों का डेथ हो जाने के बाद अभी कुछ समय बाद ही इसको बना के देखा गया था। ये 4 फरवरी आप देखेंगे तो ये जो है 4 फरवरी 1974 को इनकी डेथ होती है। 4 फरवरी 1974 को इनकी डेथ हो जाती है। और इनका 15 अप्रैल 1955 को ये मर जाते हैं आइंस्टीन। 15 अप्रैल 1955 को इनकी मृत्यु होती है। और इनकी मृत्यु के बाद कहानी आगे बढ़ती है। इनकी मृत्यु तो अभी नहीं हुई रहती है, इनकी मृत्यु हो गई रहती है, लेकिन इन्हीं को आधार मानकर, इन लोगों की बातों को आधार मानकर 1955 में 1955 ये तो थे, ये भी थे, निकलने वाले थे ये। 1955 में 2 विद्वान और इसमें लगे। और ये बात मैं आपको आगे इधर लिख पाऊंगा जिससे समझ में आए। चेरमिल्टेड अवस्था को भी हटा रहा हूं। 1955 में, यहाँ दिखाई तो दे रहा है, हाँ, 1955 में 2 विद्वान इस पे काम किए। एक था एरिक कर्नल, एक का नाम था एरिक कर्नल, कर्नल रियल में था नहीं, नाम था एरिक कर्नल। और दूसरे का नाम था कार्ल वेमेन, दूसरे का नाम था कार्ल वेमेन। दिखाई तो दे रहा है ना? अच्छा, नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दूसरे का नाम था क्या? कार्ल वेमेन। ये 2 विद्वान इस पर लगे 1955 में। कोई कुछ बोला सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आ जाएगी अब आ रही होगी। तो एरिक कर्नल और कार्ल वेमेन ने रूबिडियम को ठंडा करके, आप लिखते रहेंगे रूबिडियम, तत्व देखेंगे तो वहां बताएंगे रूबिडियम एक तत्व होता है। इस रूबिडियम को ठंडा करके, मैं पहले बता रहा हूं कि ठंडे पर ये बनेगा। ये प्रीलिम्स में यही बातें पूछ लेगा कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट किस ताप पर प्राप्त होता है, ठंडे पर या गर्म पर? तो ठंडे पर। रूबिडियम तत्व को ठंडा करके इसको प्राप्त किया। रूबिडियम को ठंडा करके बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को पहली बार अनुभव किया, देखा। पहली बार इसको ये लोग नहीं, ये लोग तो कंसेप्ट दिए हैं, ये लोग बना नहीं पाए थे क्योंकि उतनी साधन नहीं थे, उतनी चीजें नहीं थी, तो ये लोग बना नहीं पाए। ये लोग सिर्फ सोचे। इन्होंने, जैसे आप लोग एक सुनते होंगे ब्लैक होल के बारे में, आइंस्टीन द्वारा ब्लैक होल के बारे में कल्पना करके बताया गया था, देखा नहीं गया था। और ब्लैक होल को अब जाके देखा गया है 2 साल पहले, न्यूज में आया था, आप सुने होंगे, उसका नाम भी रखा गया था। ब्लैक होल को देखा गया। हालांकि क्या उसको देखना, उसके बाहरी ब्लैक होल जब पढ़ेंगे आप भूगोल में तो वहां देखेंगे उसके साइड में जो चमकदार परत बनती है, उसको देखकर लोगों ने बोला है कि ब्लैक होल हाँ एग्जिस्ट करता है, रियल है। जबकि आइंस्टीन साहब इसको 1905 के आसपास ही कल्पना करके बताए थे कि ऐसा जरूर होगा। तो वैसे ही इन दोनों ने कल्पना किया, बट इसको पहली बार देखा एरिक कर्नल और कार्ल वेमेन। रूबिडियम तत्व को ठंडा करके पहली बार इसका अनुभव किया। आप लोग लिख लीजिए, लिखा करिए, क्योंकि मैं जगह यहाँ पे कम बचने से लिख नहीं पा रहा हूँ। पहली बार इसका अनुभव किया और फिर दिमाग में रखेंगे आप, मैं बोल रहा हूँ, लिखो पहली बार अनुभव किया। उसके बाद लिखो हाल ही में, ये तो पहली बार यहां अनुभव कर लिए थे, अब लिखो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो ऊपर लगा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में इसे
प्रत्यक्ष रूप से निर्माण करके देखा गया है। हाल ही में पृथ्वी से ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, मैनेज करो, अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज रिकॉर्डेड से देख लेना, रिकॉर्डेड से लिख लेना, अभी सुनो जितना सुन पा रहे हो। क्या किया गया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इसको बनाया गया। ये आप लोग न्यूज अगर देखते सुनते होंगे तो अभी 1.5-2 साल पहले न्यूज में आया था। अब इससे क्या समझ में आया, इसके बनने से क्या समझ में आया, तो ये बात भी नीचे लिख लो। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में से यह स्पष्ट होता है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में डार्क एनर्जी पाई जाती है। डार्क एनर्जी क्या, जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। डार्क एनर्जी पाई जाती है जो यूनिवर्स के विस्तार का कारण मानी जाती है, और अगर इसके बारे में हम पढ़ते हैं तो उसका राज ये खोल सकेगी। सुन लो कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में डार्क एनर्जी पाई जाती है जो ब्रह्मांड के विस्तार का कारण मानी जाती है। डार्क एनर्जी पाई जाती है जो ब्रह्मांड के विस्तार का कारण मानी जाती है। और बोस आइंस्टीन का अध्ययन करने से फायदा क्या, तो इसका अध्ययन करने समझ लें हम तो ये ब्रह्मांड के विकसित होने के, विस्तार होने के राज को खोल सकती है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। राज वो दिलवाले दुल्हनिया वाला राज नहीं, ठीक है। राज मतलब जो रहस्य है उस रहस्य को खोल सकती है। और आगे हम देखेंगे इस प्रयोगशाला का CERN, सर्न प्रयोगशाला, इसमें कहीं ना कहीं यही काम हो रहा है। जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पढ़ाऊंगा तो वहाँ हिग्स बोसोन एक कण बताऊंगा, देखेंगे उसकी ढूंढ यहाँ पे चल रही है सर्न पे। तो ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में भाई आप इतना ही समझोगे कि ये ठंडे पर चलता है, और क्या इसके गुण हैं क्या हैं वो अभी काम का नहीं है हमारे, ठीक है ना। मेंस में कभी थोड़ा बहुत और लिख लेंगे कैसे बनता है, क्या है क्या नहीं है। प्रीलिम्स में इतना काफ़ी है कि भारतीय विद्वान सत्येंद्र नाथ बोस, जर्मन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों ने इसकी कल्पना की, सबसे पहले ये भविष्यवाणी की है। इन्होंने उसको पढ़ के एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को ये लोग परिलक्षित करके, अनुभव करके प्रयोगशाला में देख नहीं पाए। 2 विद्वान 1955 में ये आगे लगे रहे, इन्होंने मेहनत करके रूबिडियम को ठंडा करके ये पहली बार देखा। लेकिन रियल में सही तरीके से इसको अभी बनाया गया है कहाँ, तो पृथ्वी के सतह से ऊपर, क्योंकि यहाँ विक्षोभ है, हलचल है, भूगोल पढ़ोगे, तमाम प्रकार के यहाँ पे ताप दाप की समस्याएं हैं। तो अंतरिक्ष स्टेशन जो ऊपर लगाया गया है उस स्टेशन पर अभी इसको बनाकर देखा गया था प्रत्यक्ष रूप से कि हाँ एकदम एग्जैक्ट रूप से ये एग्जिस्ट करता है, इसका अस्तित्व है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का। अब अगर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हमने समझ लिया तो अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट में थोड़ा सा। अच्छा, डार्क एनर्जी यहाँ पे आ गई ना, तो एक काम करो, एक नोट डालो और लिखो डार्क मैटर। डार्क एनर्जी किस में होती है, डार्क मैटर में होती है। तो इसको मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। एक बार यहाँ आप लोग इसमें वो रासायनिक आधार वाला मैं अभी करूँगा, पहले ये पांचों के बारे में समझा लूँ उसके बाद। तो एक बात आप दिमाग में रखेंगे, क्या डार्क एनर्जी में बोला, ऐसी एनर्जी, डार्क ऊर्जा या डार्क एनर्जी, ऐसी ऊर्जा जिसके बारे में अभी हमको ज्ञान नहीं है, ऐसी ऊर्जा जिसका ज्ञान हमको नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसको बोलते हैं डार्क ऊर्जा। और ये डार्क ऊर्जा से एक शब्द निकलता है डार्क मैटर। ये आप भूगोल में भी सुनते होंगे डार्क मैटर, कि हमारा पूरा ब्रह्मांड का 99% भाग किससे बना है, डार्क मैटर से बना है। तो डार्क मैटर क्या है, थोड़ा सा लिख लो डार्क मैटर के बारे में, मैं बोल रहा हूं, लिखो डार्क मैटर के बारे में। ब्रह्मांड का पदार्थ, ब्रह्मांड का पदार्थ केवल आकाश गंगा, ब्रह्मांड का पदार्थ केवल आकाश गंगा। थोड़ी सी दिक्कत है जिनको तो चला लो काम, मैं देख रहा हूं, लेकिन बहुत यहाँ से कोई समस्या जा नहीं रही है, नेट का थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगी, इशू होगी। ब्रह्मांड का पदार्थ केवल आकाश गंगा, तारों, ग्रहों के द्रव्यमान द्वारा ही निर्धारित नहीं होता है। पूरा ब्रह्मांड का द्रव्यमान केवल आकाश गंगा, तारे और
ग्रहों के द्वारा ही निर्धारित नहीं होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में अनेक ऐसे पदार्थों की मौजूदगी है। फिर बोल देता हूँ, ब्रह्मांड का पदार्थ या ब्रह्मांड का द्रव्य केवल आकाशगंगा, तारों और ग्रहों के द्रव्यमान द्वारा ही निर्धारित नहीं होता है, बल्कि वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में अनेक ऐसे पदार्थों की मौजूदगी भी है जो अदृश्य हैं, जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, जो अदृश्य हैं, और ब्रह्मांड का 90 से 95% भाग इन्हीं अदृश्य पदार्थों के कारण है, और ब्रह्मांड का 90 से 95% द्रव्यमान इन्हीं अदृश्य पदार्थों के कारण है। वैज्ञानिकों ने इन्हीं अदृश्य पदार्थों को डार्क मैटर का नाम दिया है। वैज्ञानिकों ने इन्हीं अदृश्य पदार्थों को डार्क मैटर का नाम दिया है, और इन डार्क मैटर में उपस्थित ऊर्जा को डार्क ऊर्जा या डार्क एनर्जी कहा जाता है, और इन डार्क मैटर में उपस्थित ऊर्जा को डार्क एनर्जी या डार्क ऊर्जा कहा जाता है। यह आप दिमाग में रखिएगा कि मैंने क्या बताया यहाँ पे कि केवल जो ग्रह हैं, जो उपग्रह हैं, जितने भी हम पिंड पढ़ते हैं भूगोल में, उन आकाशगंगा, तारे, केवल उनसे नहीं है पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान या पदार्थ, बल्कि और भी कई ऐसे पदार्थ हैं जो अदृश्य हैं, हमको समझ में नहीं आते हैं, उनको डार्क मैटर बोलते हैं। और वो डार्क मैटर जो हैं, उन्हीं डार्क मैटर में उपस्थित ऊर्जा को हम बोलते हैं डार्क ऊर्जा। अब तीसरे लास्ट की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है चेन मेल्टेड अवस्था। चेन मेल्टेड अवस्था। सबसे पहली बात क्या है कि यह अब तक प्राप्त द्रव्य की सबसे नई अवस्था है। सबसे नई अवस्था है। यह अब तक प्राप्त द्रव्य की सबसे नई अवस्था है। क्या होता है इसमें? तो इसमें या इस अवस्था में द्रव्य एक ही समय पर द्रव एवं गैस दोनों का गुण दिखाता है, या बोल सकते हैं कि दोनों ही अवस्था में रहता है। एक ही समय पर द्रव और गैस दोनों ही अवस्था में रहता है। किसमें? चेन मेल्टेड अवस्था में। ये क्लास में जब मैं पढ़ाता हूं तो कुछ लोग बोलते हैं सर आइसक्रीम भी तो ऐसा ही होता है, आइसक्रीम में भी तो थोड़ी देर रखते हैं। भैया वो आइसक्रीम तो बदल रहा है, आगे हम पढ़ेंगे। आइसक्रीम ताप के कारण क्या हो रहा है? ठोस से द्रव में बदलने का प्रयास हो रहा है। ये वो बात नहीं है, ये स्थिर अवस्था है। एक स्थिर अवस्था पे रहेगी जिसमें कुछ अवस्था द्रव का दिखाई देगा, लिक्विड का, और कुछ दिखाई देगा किसका? गैस का। तो नहीं, यहाँ पे सॉरी, द्रव गैस नहीं, ठोस और तरल बोलो। यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गई है। ठोस सॉलिड का दिखाता है और दूसरा क्या? तरल का दिखाता है। इसलिए एग्जाम्पल से क्लियर हुआ। एग्जाम्पल जो मैं बोला उसमें लोग बोलते हैं कि बर्फ जो है, बर्फ में भी तो ऐसा ही होता है कि बर्फ के कुछ जो हिस्से होते हैं पिघलने लगता है तो ठोस रह जाता है, कुछ द्रव रहता है, बट ऐसा नहीं है, वो दोनों अलग चीजें हैं। 1 मिनट में नेट का यहाँ थोड़ी समस्या जा रही है आपके साथ, कोई बात नहीं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो दोनों ठोस का और तरल का, तरल क्या है पहले इसलिए पढ़ा दिया था, ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में रहता है। इसको थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए, चेन मेल्टेड अवस्था को। इतना तो समझाया, अभी इसको थोड़ा सा लिख लो, एग्जाम में अगर कुछ पूछता है तो लिखो। वैज्ञानिकों ने हाल में ही भौतिक पदार्थ की एक नई अवस्था की खोज की है। वैज्ञानिकों ने हाल में ही पदार्थ की या भौतिक पदार्थ की एक नई अवस्था की खोज की है।
नई अवस्था एक ही समय पर ठोस एवं तरल दोनों ही अवस्थाओं में रह सकता है। नई अवस्था एक ही समय पर ठोस एवं तरल दोनों ही अवस्थाओं में रह सकता है। इसमें एक लाइन चेंज करके लिखेंगे, परमाणु, इसमें इसके परमाणु एक साथ ठोस व तरल दोनों अवस्था में रहते हैं। अब आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि यह कैसे पाया गया। यहाँ एक पॉइंट लिखना है, यह कैसे पाया गया। थोड़ा आइडिया रहे, नहीं तो आप किसी को यह कैसे पाया गया क्वेश्चन मार्क। तो लिखिए, पोटेशियम, पोटेशियम के बोलते हैं, एक धातु है, आगे देखेंगे। पोटेशियम, पोटेशियम के साधारण धातु के लिए, पोटेशियम साधारण धातु के लिए उच्च दबाव व तापमान लागू करके, पोटेशियम धातु पर उच्च दाब एवं उच्च ताप लागू करके इसका निर्माण किया गया है। पोटेशियम पर एक साथ क्या उच्च दाब व उच्च ताप एक साथ लगाकर इसको प्राप्त किया गया है। और ऐसा करने से हुआ क्या, तो इसमें अधिकांश हुआ क्या लगाने पर, तो ऐसा करने से इसके अधिकांश परमाणु ठोस जालीदार संरचना बनाते हैं। ऐसा करने से पोटेशियम के अधिकांश परमाणु ठोस जालीदार, जालीनुमा, ऐसे जालीनुमा, ये जाली है ना, ऐसे जालीनुमा, ऐसे ठोस जालीदार संरचना बनाते हैं। तथा कुछ तत्व चरम स्थितियों के अधीन, मतलब इतना तापमान बढ़ने के बाद भी चरम स्थिति जो कर लिए हैं उस पर कुछ तो जालीदार बन गए हैं ठोस जैसे, और कुछ फिर भी द्रव हैं। तथा कुछ तत्व, इसी के कुछ भाग जो हैं, इसके कुछ तत्व, किसके, कौन से तत्व, पोटेशियम, पोटेशियम के इतने चीजें लिए हैं ना, तो उसमें से कुछ तत्व, पोटेशियम के कुछ तत्व चरम स्थितियों के अधीन होने पर ठोस व तरल दोनों अवस्था में रहते हैं। तो कुछ तो जालीदार में आते हैं, कुछ क्या रहते हैं, तरल अवस्था में रहते हैं। यह एक असामान्य एवं स्थिर अवस्था है। यह ध्यान रखना कि बर्फ नहीं बोल सकते कि जो बर्फ है वो पिघल रहा है, वो तो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन है, वो हम देखेंगे। परिभाषा भी द्रव्य का लिखवाया कि ऊर्जा लगाकर एक स्थान, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यह एक असामान्य तथा स्थिर अवस्था है। यह एक असामान्य तथा स्थिर अवस्था है। और इसमें होता क्या है, आंशिक रूप से हमारा ये पदार्थ जो भी हमने लिया है, सोडियम, पोटेशियम, आंशिक रूप से ठोस होता है। थोड़ा भाग, आंशिक मतलब होता है कुछ भाग ठोस, तो आंशिक रूप से क्या होता है, तरल होता है। इसका कुछ भाग क्या होता है, तरल होता है। ये आपको दिमाग में रखना है। अब दिमाग में आता है कि क्या और भी कुछ है कि केवल यही अकेला है। तो अब तक 6 ऐसे तत्व पाए गए हैं, 6 तत्व ऐसे खोजे गए हैं, पाए गए हैं, खोजे गए हैं, जिनमें चेन मेल्टेड अवस्था का गुण प्रदर्शित हो पा रहा है। 6 तत्व ऐसे खोजे गए हैं जिनमें चेन मेल्टेड अवस्था का गुण प्रदर्शित हो पा रहा है। यह आप दिमाग में रखेंगे। कौन कौन से, तो 1-2 एग्जाम्पल आप रखिएगा। सोडियम, पोटेशियम है तो सोडियम का होगा ही। एक और है बिस्मिथ, ऐसे कई हैं। उन 6 का पूरे का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। जिंक भी है, जिंक भी शायद इसमें है। वैसे मैं जिंक में श्योर नहीं हूँ। बिस्मिथ और सोडियम और पोटेशियम तो है। तो चेन मेल्टेड अवस्था क्या है, बेसिक लेवल पर एक जीएस और करंट अफेयर्स के हिसाब से, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, तो यूपीएससी में भी करंट अफेयर्स के हिसाब से आपको यह काम कर देगा जानने के लिए। अब ये बात होने के बाद हम थोड़ा सा रासायनिक अवस्था के आधार पर देख लेते हैं और फिर अगली क्लास में उन पर बात करेंगे। इन पर भी अभी हमको आगे बात करनी है, लेकिन ठोस
द्रव, गैस, इनके बारे में आगे हमको बात करनी है, बट अभी थोड़ा सा आप दिमाग में बस ये रख लीजिए कि द्रव्य को रासायनिक अवस्था पे डायग्राम बनाए होंगे तो डायग्राम आपका पूरा हो जाए। द्रव्य का वर्गीकरण हम लोग कर रहे थे और द्रव्य का वर्गीकरण में भौतिक आधार पर हमने बात कर लिया था। भौतिक आधार पर बात किया था कि भाई 3 है, ठोस, द्रव, गैस, और 5 मतलब 6 हैं, बाकी सबका नाम लिख दिया। अब इसके बाद ठोस पर भी जाएंगे तो ठोस के भी कुछ हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, वो अगले क्लास में करेंगे। अब रासायनिक पे अगर हम जाते हैं तो रासायनिक पे अगर हम जाएंगे तो रासायनिक में क्या होता है? रासायनिक में एक होता है शुद्ध पदार्थ, अगले क्लास में अभी हम पढ़ेंगे, बस एक बता दे रहा हूं, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध वो नहीं जो नहीं नहाता है आदमी तो अशुद्ध हो जाता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा मिला रहेगा। अब शुद्ध पदार्थ क्या है कल की क्लास में देखेंगे। शुद्ध पदार्थ क्या, तो शुद्ध पदार्थ का भी वर्गीकरण हम देखेंगे कि शुद्ध पदार्थ भी क्या है, तत्व है, यौगिक है। इधर हम देखेंगे कि जो अशुद्ध पदार्थ है इसको हम मिश्रण भी बोलते हैं। ये मिश्रण अगर हम देखेंगे तो मिश्रण में एक समांगी मिश्रण आएगा, एक विसमांगी मिश्रण आएगा। इनको हम देखेंगे कि ये क्या होता है, समांगी और विसमांगी मिश्रण। तत्व की अगर हम बात करेंगे तो तत्व में हम देखेंगे कि कितने तत्व होते हैं, और फिर उन तत्वों को भी हम 3 भागों में मुख्य रूप से बांटेंगे, धातु, अधातु, धातु, अधातु क्या है सब देखेंगे आगे, उपधातु, इनको हम कैटेगराइज कर लेंगे, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिकों को अगर हम बांटना चाहेंगे तो यौगिकों को बांट लेंगे किसमें, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। और फिर हम देखेंगे समांगी और विसमांगी मिश्रण। इवन अभी यहाँ जो ठोस वगैरह पढ़े हैं, इन ठोस में भी हम देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, उस पर भी क्वेश्चन कभी आपसे पूछा आ सकता है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं रोकते हैं क्योंकि क्लास 1 घंटे से तो पक्का ऊपर हो गई होगी। तो द्रव्य का वर्गीकरण भौतिक आधार पर मैंने आपको 6 बता दिए, अगले क्लास में हम लोग इस पर आगे बात करेंगे। चलो तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।